जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन के खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ रश्मि। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला पंचायत की सामान्य सभा में गूंजा किसानों का मुद्दा, खाद, बीज और डीजल संकट पर बैठक में हंगामा, पक्ष विपक्ष आमने सामने। युवा चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मानदेय और सेवा शर्तों में सुधार की मांग, केंद्रीय मंत्री और विधायक को सौंपा ज्ञापन। ड्राइवर की मौत मामले में महासंगठन का प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच और 50 लाख मुआवजे की मांग। दीवार तोड़कर 19 बकरियों की चोरी से लगा लाखों की चपत, पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक सोमवार को हंगामेदार माहौल में संपन्न हुई। बैठक में किसानों को खाद बीज की कमी, डीजल उपलब्धता, बिजली व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों, पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी सदस्यों ने विकास कार्यों और फंड वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रशासन और सत्ता पक्ष को घेरा। मस्तूरी विधायक प्रतिनिधि संतोष दुबे ने कहा कि उनके क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज नहीं मिल पा रहा है, साथ ही डीजल की कमी से खेती प्रभावित हो रही है। वहीं जिला पंचायत सदस्य रजनी पिंटू मरकाम ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को 30 से 35 लाख रुपए का फंड दिया जा रहा है, जबकि विपक्षी सदस्यों को केवल 20 लाख रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने आरोपियों को जवाब देते हुए कहा कि किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने तथा डीजल और बिजली संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो बरसात के मौसम है, कृषि, खाद, बीज, जिला सहकारी, तो मौसमी बीमारी जो रेबीज के कुत्ता काटने में, सर्व करने, बिच्छू में सही मात्रा में जो रेड क्रॉस के द्वारा, चाहे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जहाँ जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या कि सामुदायिक केंद्र है, वहाँ उचित मात्रा में दवाई की मात्रा रखें और खाद बीज की मात्रा में जो अब वैज्ञानिक व्यवस्था में DAP नहीं मिल रहा है, उसकी जगह में सुपर फास्ट है, यूरिया जितना भी किसान है, लघु किसान जो छोटे किसान हैं 1 हेक्टेयर वाले पहले दिया जाए। उन लोग क्या छोटे किसान को मिल जाएगा, बड़े किसान तो 3 पार्ट है 2 पार्ट में ले लेंगे। जैसे DAP का प्रॉब्लम है तो सुपर फास्ट जिंक का प्रयोग करें। और सबसे पहले है आवास 2.0 का जो सर्वे हुआ था, 24 तारीख से ग्राम सभा है, तो भागीदारी आम जनमानस के होना चाहिए। क्या है, गांव में इस बार त्योहार मनाए, आम जनमानस जनता जाए क्या काम करना है, ग्राम पंचायत से जी राम जी योजना प्रस्ताव आना है, उसमें फॉलो होगा नाली, बिजली, जैसे ग्रोथ है, शिक्षा के स्तर में क्या काम करना है, स्कूल क्षेत्र में क्या काम करना है, महिला सशक्तिकरण में क्या काम करना है, बिजली में क्या काम करना है। तो जनपद, जिला और ग्राम पंचायत विधायक सब मिलकर एक गांव में एक काम वो पूर्ण रूप से, चाहे स्वास्थ्य के बारे में, चाहे महिला बाल विकास के बारे में एक काम पूरा हो तो गोट्स जो गाँव का लेवल दिखेगा। तो उसमें क्या है, भिन्न भिन्न अलग अलग काम होते तो गाँव में कार्य उतना ठीक से नहीं बन पाए। जैसे स्वास्थ्य में शिक्षक में लेना है, खासकर किसान लोग को
खाद बीज की समस्या और डीजल नहीं दिया जाए की समस्या। अब डीजल तो आप मन खुद जाना था भाई, डीजल बारे में वो हमारे बस की बात नहीं है। डीजल धीरे धीरे आपूर्ति हो है, अब कहीं कहीं भी यूज होते हैं हम तो देखे नहीं है। क्या ठो टंकी बर्बाद हो है, क्या ठो टैंकर तेल कुआं बर्बाद हो कर नहीं जानी, और समस्या धीरे खाद धीरे। बीज के लिए अधिकारिक कार्य है। खाद बीज के नैनो यूरिया नैनो DAP है, ओकर जैसे प्रयोग करब धीरे धीरे तो फायदा दिखी। तो क्या स्थिति है जिले में खाद बीज? खाद बीज में का है, रासायनिक खाद के प्रयोग में आखिरी में ही आ गए ना, जैविक खाद प्राकृतिक खाद जो घर में कराते हैं वही प्रक्रिया आ गई। जैसे विज्ञान है, अभिशाप और वरदान दोनों है। ज़्यादा प्रयोग करी तो अभिशाप बनते, कम प्रयोग करी तो वरदान होते। तो पहली प्राकृतिक खेती करते हैं, बाद में जैविक खाद की रासायनिक में, अब खेत भी बर्बाद होते। वैसे यूरिया की मात्रा प्रति एकड़ में 1 बोरी 1.5 बोरी में हो जाती है, तो एक घर तो यूरिया खींचा नहीं। अपन यूरिया कहाँ से आते खुद जाते DAP तो जो राखड़। अब बिजली समस्या तो जब तक गांव में सब जतका कंज्यूमर है या हितग्राही है खुद अपन पालो नहीं करे, लाइट के जतका टाइम जरूरत उतना टाइम जलावा। लाइट में वही में देख मैं बताया है पहले भी कि गांव में एक ग्रोथ में काम होना चाहिए। जैसे बिजली खराब है, तार खराब है, तो एक गाँव में विकास कार्य करे। जब तक खुद गाँव के आदमी में ध्यान नहीं दे तब तो बिजली समस्या नहीं है। जिला पंचायत के करीब 2 महीने बाद ये बैठक हो रही है और उसमें विभिन्न एजेंडा हैं विभिन्न विभागों के, उस पर प्रारंभिक चर्चा हुई है। तो सबसे पहले तो जो चर्चा थी वो कृषि विभाग के संबंध में चर्चा थी। तो सभी सदस्यों ने खाद बीज की संकट के बारे में उठाया मुद्दा कि खाद की समस्या किसानों को बहुत हो रही है। खास करके DAP का 22-25 हमारे मसूरी विधानसभा का ही बता रहा हूँ, 22 से 25 सोसाइटी में खाद की कमी है। यूरिया मिल नहीं रहा है, सुपर फास्फेट ये दे नहीं रहे हैं। सुपर फास्फेट के साथ 2 बोरी यूरिया देना पड़ता है, तो ये सुपर फास्फेट को बैन कर दिए हैं, नहीं दे रहे हैं कि 2 बोरी यूरिया देना पड़ेगा करके। DAP 1 बोरी दे रहे हैं। किसानों में भयंकर नाराज़गी है और लोग यानी लाइन लगे हुए हैं। हमने उसी मुद्दे को लेकर पूरे सभी सदस्यों ने एकजुट होकर सभी ने कहा कि ये गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अधिकारियों की लापरवाही है कि अब शासन नहीं, कई इनका कहना है कि सोसाइटी में खाद है, तो जब खाद है तो किसान को दे क्यों नहीं रहे। हमारा तो यही कहना था। अब जब आपके पास सोसाइटी में उपलब्ध है तो आप दीजिए। यानी सीधी सी बात है, ये किसानों को धोखा दे रहे हैं। इनके पास खाद है नहीं और किसानों को बरगला रहे हैं। और एक किसान 4 बार 3 बार जा रहे हैं तब उनको ले दे के 1 बोरी खाद मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं 1 बोरी यूरिया से अपनी खेती नहीं कर सकते। उनको पर्याप्त खाद देना पड़ेगा आपको, और निश्चित इससे उपज प्रभावित होगी। और उपज प्रभावित होगी तो उनका कहना है कि उपज प्रभावित तब होगी जब हम खाद नहीं देंगे। खाद तो दे ही नहीं रहे हो तो उपज प्रभावित हो गई। सिंचाई विभाग के बारे में अभी हाँ जी। उसके बाद जो चर्चा हुई बिजली के बारे में, बिजली की अघोषित कटौती हो रही है और किसानों को भी डीजल दिया जा रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, अभी जो जानकारी जो इनके द्वारा बताया गया अधिकारियों के द्वारा कि अब डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से अब पटरी पे आ गया है करके। जबकि क्षेत्र में आप जाएंगे तो ट्रैक्टर वाले से पूछेंगे तो हमारे ट्रैक्टर वाले बोलते हैं कि नहीं दे रहे हैं करके। और फिर उनको बोला जाता है कि आप तहसीलदार से लिखवा के लाओ, वहाँ से SDM से लिखवा। तो किसान कहाँ जाएगा, भटकेगा। आपके पास जब डीजल है तो किसानों को दीजिए, हमारा यही तो मांग है। अब उसी चीज़ को हम बोले हैं कि किसानों को आप डीजल उपलब्ध कराइए जिससे खेती प्रभावित ना हो। बिजली में घोषित अघोषित कटौती है, जगह जगह ट्रांसफार्मर कटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर फेल हैं। और उसमें आप देखिए ट्रांसफार्मर फेल के नाम से आदमी तरह का जो प्रारंभिक बुआई होता है उसको भी नहीं कर पा रहे हैं किसान। लाइट है ही नहीं है तो तरह कहाँ से, पानी मिल नहीं रहा है कहाँ से होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हमने यहाँ मुद्दा उठाया है। खाद अभी की जो स्थिति है उसमें खाद संकट का है, बिजली की समस्या है, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहा। मुख्य एजेंडा तो हमारा ये था कि जैसे हमारे पालन में प्रतिवेदन रहता है उसको जानकारी ठीक से हम लोग को नहीं दिया जाता है। ये जानकारी सिर्फ जो हम लोग क्वेश्चन किए रहते हैं उसी के बारे में हम लोग को लिख के हम लोग को भेज दिया जाता है। और भेदभाव किया जा रहा है और हम लोग
अब अभी पूछे हैं कि कैसे हम लोग का जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर हम लोग को ठीक से मिल नहीं पाता है पालन प्रतिवेदन का बोल के। और सामानों के लिए बांटने के लिए भी किस प्रकार का कुछ भेदभाव किया जा रहा है? किस टाइप का सामान? जो भी मतलब जो भी काम वाम आते हैं, काम को देखने के लिए भी पक्षों को कम दिया जा रहा है, पक्षों को क्या ही? हाँ, ये तो सबसे बड़ा हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है कि जो उनके पक्ष वाले हैं उन लोग को 30 लाख 35 लाख उन लोग को फंड मिला है और हम लोग को जो विपक्ष वाले हैं उन लोग को 20 लाख का फंड मिला। तो हम लोग को अपने क्षेत्र में कार्य करने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या बोलते हैं अधिकारी, इस विषय में बोलते हैं? अधिकारी तो जैसे अभी PHE विभाग का आए थे, वो लोग को 1-1.5 साल हो गया हम लोग को यहाँ जिला पंचायत बने, लेकिन उन लोग के बस ये आश्वासन दिया जाता है कि हम लोग समय पे आपको 2 बोर खनन के लिए हम लोग देंगे बोल के, लेकिन अभी तक उनसे कुछ मिला नहीं है और अभी भी आश्वासन देकर वो लोग चले गए हैं। अभी क्षेत्र में स्कूल की क्या समस्या बनी, खासकर देखा जा? स्कूल की समस्या ऐसे है, अभी मेरे कोटा क्षेत्र में एक तो मैं अभी शिक्षा विभाग को जानकारी दी हूँ कि वहाँ हाई स्कूल है लेकिन मिडिल स्कूल में उन लोग का स्कूल लग रहा है, बिल्डिंग नहीं बना है अभी तक। तो अभी मैं क्षेत्र में गई थी तो वहाँ अपनी शिक्षक लोग अपनी समस्या को बताया है कि ये समस्या है कि हमारे जो मिडिल स्कूल में क्लास लग रहा है और हाई स्कूल है बोल के। तो क्या लग रहा है, क्या है अभी स्थिति? अभी नए शिक्षा अधिकारी आए हैं, अब देखते हैं उनका क्या रहता है। मनरेगा जैसे हम लोग जब से जिला पंचायत बने हैं तब से सिर्फ मनरेगा का हम लोग को कार्य मिल रहा है, लेकिन पहले तो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि मनरेगा का कार्य ठीक से वो लोग कर पाएंगे नहीं जो हम लोग अपने क्षेत्र में देंगे तो, लेकिन कार्य को करने के लिए उन लोग को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा में ऐसा है कि जब तक वो बिल्डिंग पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक उन लोग को पैसा नहीं मिलेगा। और क्या है, अभी हम लोग को ये मिला है, आंगनबाड़ी मिला है, 16 जून से मनरेगा का जो कार्य रहता है वो बंद हो जाता है। आने वाले समय में अभी VBG राम जी आएगा, उसमें पता नहीं अभी क्या समस्या आ रही है। मनरेगा का तो हम लोग देख रहे हैं कि बिल्डिंग वर्क बनाने में उन लोग को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और सिर्फ हम लोग को अध्यक्ष मनरेगा का ही काम देते हैं और हमारे 15 वित्त का बस पैसा दिए हैं और जिला निधि। बाकी क्षेत्र में गौड़ खनिज का काम जा रहा है लेकिन हम लोग को एक भी गौड़ खनिज का काम नहीं मिला है। इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है? इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। मेरे कोटा क्षेत्र में ही दूसरा है क्षेत्र क्रमांक, वहाँ मनरेगा का क्या बोलते हैं गौड़ खनिज का काम मिला है लेकिन हम लोग को नहीं मिला है, विपक्ष वालों को। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी समानता का भाव देखें। अगर उन लोग को ठीक है, उन वो पक्ष में है तो उन लोग को ज़्यादा मिल रहा है। जैसे विधानसभा में सभी को बराबर का हक मिलता है, सभी को बराबर का उन लोग को फंड वितरण होता है और अपने क्षेत्र में वो लोग विकास कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग भी वही चाहते हैं कि हम लोग को भी वैसी समानता का अधिकार मिले और हम लोग अपना जो क्षेत्र में कार्य है उसको पूरा कर सकें। मुंगेरी रोड सकरी के पास एक बंद ठेले में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ठेले में चश्मे, बेल्ट और अन्य सामग्री रखी हुई थी। मुहर्रम के कारण दुकान बंद होने से घटना के समय कोई मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे पास में फल बेचने वाले सचिन ने ठेले के आसपास सूखी झाड़ियों में धुआं और आग की लपटें उठती देखी। देखते ही देखते आग फैलकर ठेले तक पहुंच गई और उसमें रखा सामान चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही डायल 112, फायर ब्रिगेड और सकरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लपटें करीब 30 फीट ऊंचे हरे भरे पेड़ तक पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद ठेले और पेड़ में लगी आग पर काबू पाया। वहीं सकरी थाना पुलिस ने मौके पर यातायात व्यवस्था संभाली। घटना में ठेले में रखा लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। मौके पर पहुंचे ठेला मालिक ने भारी नुकसान पर दुख जताया। भैया ये दुकान आप ही का है? दुकान है। तो इसमें क्या क्या सामान था? चश्मा, बेल्ट, घड़ी, पर्स। तो आज क्या दुकान बंद रखे थे आप लोग? दुकान बंद था, मुहर्रम का त्योहार चल रहा था। करीब अच्छा, आज मुहर्रम त्योहार के चलते बंद था। ये करीब कितना नुकसान हो गया आपको? 1.25 लाख रुपए का नुकसान। 1.25 लाख का। चलिए, आपको कब पता चला? अभी एक परिचय वाले आके देखे तो कॉल किया हमें, हम तुरंत घर से निकल के आया। मतलब आग लग चुकी थी, उसके बाद पता चला हमें। ये अचानक से क्या बोलते हैं धुआं धक्कड़ हुआ तो मैंने देखा क्या हो रहा है करके, तो अचानक देखा कि आग लगा हुआ है और फिर मैंने 112 को कॉल किया। तो फिर आधे घंटे के अंदर सब लोग आए और आग पे काबू पाया गया। ये ठेला जिसमें आग लगा है वो मालूम है किनका है? ये तो है अंकल का है, चश्मा की दुकान है। अच्छा, जो कि बहुत नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। तो क्या आज दुकान नहीं खुला था उनका? ठेला आज बंद था।
रतनपुर मां महामाया की पावन नगरी रतनपुर में एक महिला साध्वी द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष लव कुश कश्यप पर दुर्व्यवहार, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में साध्वी पद्मिनी पुरी राठौर ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। 3 जून को फुलवारीपारा आश्रम में आयोजित एक मृत्यु भोज कार्यक्रम के दौरान साध्वी संत महात्माओं के साथ भोजन करने बैठी थी। आरोप है कि उसी दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष वहां पहुंचे और उन्हें भोजन करने से रोकते हुए हाथ पकड़कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। साध्वी का आरोप है कि संतों और श्रद्धालुओं के सामने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। साध्वी पद्मिनी पुरी राठौर ने अपने शिकायत पत्र में कहा है कि यह कोई एकल घटना नहीं बल्कि उन्हें लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके सहभागियों पर धार्मिक गतिविधियों में बाधा पहुंचाने, विरोध करने तथा झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने जैसे आरोप भी लगाए हैं। साध्वी ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी रतनपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इसी कारण उन्होंने पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की है। मुझे 10-11 साल से प्रताड़ित कर रहा है एक व्यक्ति है, लव कुश कश्यप। मैं 10 साल हो गए मैं चपोरा आश्रम में रहती हूँ और रतनपुर थाना पड़ता है अपना। तो वो मेरे साथ गलत व्यवहार और गलत नीयत से मेरे साथ में बहुत गलत व्यवहार किया कि गाड़ी में कभी इधर चलो उधर। मैंने मना कर दिया, तो मना करने के बाद वो मेरे पीछे आज तक पड़ा है। वो मेरे विरोध में तो मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं कि वो मेरा विरोध करे। मैं तो भजन पूजन करती हूँ और किसी से मेरे को कोई लेना देना नहीं रहता। तो जब मैं मठ में रहती हूँ अपने, तो वो मेरा विरोध ये कर रहा है कि ये आश्रम में नहीं रह सकती क्योंकि ये महिला है, महिला को रहने का अधिकार नहीं है। मैं गिरजावन हनुमान मंदिर जाती हूँ तो वहाँ भी महिला नहीं रह सकती, ये हमेशा बोलते रहता है। मैं और भी कोई मठ मंदिर में जाती हूँ तो हमेशा विरोध करेगा, मेरा तिलक चंदन लगाने पे विरोध करेगा, मेरा भगवा धारण करने पे कि महिला हो के कोई साधु हम लोग नहीं मानते। जाति पाति के कारण भी मेरे को बोलता है कि हम लोग आते हैं तो उठ के खड़े नहीं होती, आसन में बैठती है। तो मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के सन्यासी हूँ। मेरे 10 लाख नागाओं के बीच में उज्जैन में मेरा संस्कार हुआ है। तो मेरे अखाड़ा मेरे को इजाज़त देता है कुर्सी टेबल और आसन में बैठने का, और मैं मठ मंदिर में बैठती हूँ। मैं कहीं किसी के घर में जाके नहीं बैठती। कोई घर के लोग, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति मेरे को निमंत्रण देते हैं तब मैं जाके उनके घर बैठती हूँ। जो उनका व्यवस्था रहता है उसमें हम बैठते हैं। तो ये मेरा हमेशा महिला होने का विरोध करेगा, हमेशा मेरे ऊपर आरोप लगाएगा, मेरे चरित्र में आरोप लगाएगा। कभी मेरे को शराब पीती है बोलता है, कभी गांजा पीती है बोलता है, तो कभी व्यभिचार कर रही है, गलत काम करती है। वो विरोध करता है आपका? उसका नियत मेरे प्रति ठीक नहीं था, मतलब मेरे प्रति गलत नियत था उसका। तो उसका जो एक कामी पुरुष, उसका कामना सिद्ध नहीं होता तो उसका विरोध करता है। अभी तो आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहती हूँ कि उसको ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि वो मेरे भारत समाज में मेरा अभी अपमान किया है। कई बार मेरे को वो धमकी दे चुका है जान से मारने का। अब कई बार मुझे मतलब वो गाली गलौज कर चुका है। गए थे आप? हाँ, थाना में गई थी, रतनपुर थाना, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी एसपी सर क्या बोले? हाँ, तो मैं एसपी साहब के पास आई हूँ। ये देखिए, ये आवेदन को लेकर आई हूँ। पूरा नाम बताओ। मैं साध्वी पद्मिनी पुरी, मेरा पुराना शरीर का नाम है पद्मिनी राठौर। हाँ, तो मेरे को जाति पाति से भी वो करेगा और उनके साथ में जो साथी है वो लोग भी, कभी वो शराबी भेजेगा मेरे पास गुंडा। तो ऐसे वो बहुत कृत कर रहा है, अत्याचार कर रहा है मेरे साथ। वो हमेशा मुझे ये बोलता है कि अब केंद्रीय राज्य मंत्री का मेरे सहयोग है, मेरा क्या कर लोगी। तो कभी बोलेगा कि अरुण साहब का सहयोग है, मेरे क्या कर लोगी। मैं बीजेपी का इतना बड़ा नेता हूँ, क्या कर लोगी तुम। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई। हम तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था, उसमें मैं शिकायत कर रही हूँ। मेरे जान में भी खतरा है और मेरे मान सम्मान सब में खतरा है। बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंकाए देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने ही परिचित युवक को फंसाने के लिए उसी के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और खुद ही उसे बदनाम करने का खेल शुरू कर दिया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए आरोपी युवती प्रीति सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि प्रार्थी संजय रात्रे ने
ने 15 मई 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके नाम का गलत इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी चला रहा है और उसके जरिए अश्लील व धमकीपूर्ण संदेश फैलाकर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। पुलिस ने जब इस मामले की तकनीकी और साइबर जांच शुरू की तो डिजिटल साक्ष्यों ने पूरे मामले की परतें खोल दी। जांच में पता चला कि जिस इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील सामग्री भेजी जा रही थी उसका संचालन कोई और नहीं बल्कि स्वयं आरोपी प्रीति सूर्यवंशी कर रही थी। इस साजिश का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह सामने आया कि आरोपी युवती ने तो जनवरी 2026 में खुद ही तोरवा थाने में प्रार्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि संजय रात्रे उसे इंस्टाग्राम के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है। उस दौरान उसने अपने ही द्वारा भेजे गए संदेशों के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर दिखाए थे। पुलिस की विस्तृत विवेचना में स्पष्ट हुआ कि पूर्व प्रेमी रहे प्रार्थी को फंसाने के लिए युवती ने यह पूरा जाल बुना था। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने प्रीति सूर्यवंशी को 21 जून 2026 को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। ऐसा हुआ था कि जो प्रार्थी है संजय रात्रे, उसने शिकायत की तोरवा थाने में कि उसके नाम की इंस्टाग्राम आईडी जो है वो चल रहा है और उससे जो है उसको मैसेजेस आ रहे हैं और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ अश्लील मैसेजेस भी उसमें गए थे। और इसी क्रम में हम लोगों ने जांच में पाया कि वो इंस्टाग्राम आईडी जो है वो उनकी जो उनका पूर्व संबंध रहा है जिनके साथ महिला वही यूज़ कर रही थी। और इसमें एक तथ्य इम्पॉर्टेंट है कि वो महिला ने भी लगभग 1 जनवरी 2026 को अपने ही उस लड़के के खिलाफ एक शिकायत की थी कि वो लड़का जो है मुझे अश्लील मैसेजेस कर रहा है और उसके स्क्रीनशॉट दिखा करके हमारे थाने में उस पर FIR भी हुआ था और उसमें हमने अरेस्टिंग भी किया था। बाद में टेक्निकल अभी विश्लेषण किया तो उसमें प्रथम दृष्टया यही दिख रहा है कि महिला जो है वही आईडी चला रही थी, खुद को ही मैसेज कर दी और उस लड़के का नाम FIR में डलवा दी। तो इसमें सारे टेक्निकल बहुत अच्छा केस है, इसमें स्टडी करने लायक इसमें जो साइबर हम लोगों ने काम किया है उस पर क्लियर कट पता चल रहा है अभी कि महिला खुद ही मैसेज की थी। और इसमें एक ये भी एंगल है कि उन्होंने एक 376 का अपराध दर्ज करवाया था एक व्यक्ति के खिलाफ और जिस दिन वो घटना दिखा रही कि वो स्क्रीनशॉट आया था, वो मैसेज आया था, उन्होंने बहुत चालाकी से उस इंस्टाग्राम आईडी में जो है उस 376 वाले बंदे का मोबाइल नंबर डलवा दी इंस्टाग्राम ताकि वो बच सके। तो इसमें पूरी सोच समझ करके बहुत प्लानिंग के साथ उस महिला ने इसको अंजाम दिया था। उनको नहीं लगा था कि पुलिस तह तक जा पाएगी। हम लोग गए तह तक और उनको गिरफ्तार कर लिया। इसमें हम लोगों ने उनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा है, वो अभी जेल निरुद्ध हो गई हैं। इसमें अपने टेक्निकल एविडेंस सारे आ गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बचे हैं, उनका स्टेटमेंट्स को लेकर के हम लोग फाइनल चार्जशीट करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल,
बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जेडीए छत्तीसगढ़ ने मेडिकल इंटर्न्स, स्नातकोत्तर रेजिडेंट्स, बॉन्डेड जूनियर रेजिडेंट्स, चिकित्सा अधिकारियों, संविदा चिकित्सकों, सीनियर रेजिडेंट्स तथा सुपर स्पेशलिटी रेजिडेंट्स से संबंधित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद जायसवाल ने कहा कि युवा चिकित्सकों की छात्रवृत्ति, मानदेय और सेवा शर्तों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इंटर्न्स, पीजी, रेजिडेंट्स, बॉन्डेड और संविदा चिकित्सकों को उचित मानदेय, स्पष्ट सेवा शर्तें और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलना चाहिए। जेडीए प्रदेश के सभी युवा चिकित्सकों के हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रयास करता रहेगा। जेडीए सिम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र साहू ने कहा कि लंबे समय से चिकित्सक वर्ग विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं और असमानताओं का सामना कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक और शीघ्र निर्णय लेकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगी। केंद्रीय मंत्री जी को हम जो है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से हैं और केंद्रीय मंत्री जी को हम अवगत कराना चाह रहे थे कि हमारे जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टरों की स्थिति है, डॉक्टरों के सैलरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, साथ ही साथ जो डॉक्टर में बनने के लिए जो बहुत सारे बॉन्ड पद्धति और फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम उससे अवगत कराया। मेन हमारा मिलने का मकसद ये था कि अभी एक नियम पारित हुआ है जिसमें से छत्तीसगढ़ में बाहर के डॉक्टर लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे प्रैक्टिस करने का, डॉक्टर के साथ साथ नर्सिंग और अन्य जो भी मेडिकल स्टाफ हैं उसको भी बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे अनुमति प्रदान की है सरकार। तो उस नियम के विरुद्ध में और साथ साथ डॉक्टर के वर्तमान परिस्थिति को अवगत कराने के लिए हम मंत्री जी महोदय से मिले। हमारी मुख्य रूप से मांगे जो इंटर्न डॉक्टर हैं उसका स्टाइपेंड हाइक, साथ में पीजी और एसआर लोग का छात्रवृत्ति स्टाइपेंड हाइक, और छत्तीसगढ़ सरकार जो बाहर से आउटसोर्सिंग कर रही है उसके अगेंस्ट में हम खड़े हुए हैं और आउटसोर्सिंग ना हो उसके लिए मांग कर रहे थे। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चकरभाठा में अज्ञात चोरों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए एक पशुपालक के कोठे की दीवार तोड़कर 19 बकरा बकरियां पार कर दी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित समन सिंह पैकरा ने बताया कि 19 जून की शाम वे अपने 4 बकरे और 15 बकरियों को चराकर सुरक्षित कोठे में बंद करके सोए हुए थे। अगली सुबह करीब 4 बजे जब उनकी नींद खुली तो कोठे की दीवार टूटी हुई थी और अंदर से सभी पशु गायब हो गए थे। चोरी किए हुए पशुओं की कुल अनुमानित कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। पीड़ित ने आसपास के इलाकों में गहन खोजबीन की लेकिन कहीं कोई गहरा सुराग नहीं मिला। रतनपुर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। इधर बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दैहिक शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी सूरज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विवरण के अनुसार जून 2025 में पीड़िता की पहचान अशोकनगर निवासी सूरज यादव से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और आरोपी ने पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाया। इस भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन समय बीतने पर जब युवती ने शादी की बात कही तो वह अपने वादे से मुकर गया और विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता ने 19 जून 2026 को तोरवा थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही सक्रिय पुलिस टीम ने अगले ही दिन 20 जून को आरोपी सूरज यादव को खोज निकाला और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
बिलासपुर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से एक व्यापक विशेष अभियान चलाया गया। इस कार्यवाही के अंतर्गत शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से लगभग 85 गुंडा बदमाशों और आदतन अपराधियों को एक स्थान पर एकत्रित कर उनकी सघन काउंसलिंग की गई। इस दौरान सभी को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि शहर में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों, नशाखोरी, अवैध वसूली या हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों को मुख्य धारा में लौटने का अवसर देते हुए यह साफ कर दिया गया है कि यदि वे अपराध का रास्ता नहीं छोड़ते तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही इन सभी व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि शहर में शांति और सुरक्षा का माहौल बरकरार रहे। की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे जो भी गुंडा निगरानी बदमाश थे या पुराने आदत चाकूबाजी हैं जो पूर्व में इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं, ऐसे लोगों को शहर के सभी थानों से सुबह सुबह तड़के थाने से टीम बना के उठाया गया है। सभी को यहाँ पे लाके सामूहिक रूप से समझाइश दी गई थी कि वो इस तरह के आपराधिक कृत्य अपना छोड़ दें और सही तरीके से सही रास्ते पर चलकर अपना जीवन यापन करें। इसके साथ ही उनसे पूछताछ डिटेल में पूछताछ की गई है कि उनके मोहल्ले में ऐसे कोई भी व्यक्ति जो चाकू लेके घूमता हो या अपने पास चाकू रखता हो किसी को मारने की नीयत से, तो उसके बारे में इनसे जानकारी ली गई है। और साथ ही उन मोहल्लों में कोई भी जो है तो सूखा नशा या नशे के सामान बेचने का काम करते हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र अंतर्गत बंजारी घाट में हुई सड़क दुर्घटना के बाद चालक ताम्रध्वज साहू की संदिग्ध मौत के मामले में निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संगठन ने जिला प्रशासन और राज्य शासन को ज्ञापन सौंपकर कहा कि 11 जून 2026 को मेटाडोर और मर्सिडीज कार के बीच हुई दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ताम्रध्वज साहू ने अपने साथ मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और परिवार को बर्बाद करने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया था। वीडियो में उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की भी बात कही थी। बाद में उनका शव घटनास्थल के समीप मिला था। महासंगठन का कहना है कि घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं होने से संचालक समुदाय और मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश है। संगठन ने मामले की त्वरित
पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि स्वर्गीय ताम्रध्वज साहू अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके निधन के बाद परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। परिवार में उनकी विधवा माता और 2 छोटे भाई हैं, जिनका भरण पोषण, शिक्षा और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने शासन से मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को शासकीय अथवा संविदा नौकरी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन ने मानवीय संवेदनाओं और न्याय के हित में जल्द आवश्यक कार्यवाही करने की अपील की है। और हम लोग 3 मांगों के लेकर आए थे यहाँ पे कलेक्टर को विज्ञापन सौंपने। और पहला हमारा वेलफेयर बोर्ड का गठन के लिए हम लोग 2025 में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आगाज किए थे और सफल भी हुआ था। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और जिसे आश्वासन मिला था कि वेयर फॉर बोर्ड और इसका गठन करके देंगे बोल के इस साल करके, जो अभी तक हुआ नहीं है, उसके बारे में फिर से जानकारी देने के लिए विज्ञापन सौंपे हैं। दूसरा, हमारे सारथी भाई है जो ताम्रध्वज साहू जी हैं, जिनका निधन हो चुका है एक्सीडेंट, और वो उनका ये था कि एक मर्सिडीज गाड़ी थी, क्या गिदम में था ना, गिदम में एक्सीडेंट हुआ था मर्सिडीज गाड़ी के साथ। तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया मालिक के थ्रू, और उसके बाद फिर वो हताश होकर आत्महत्या कर लिया। उसके बाद उसी मांगों को लेके हम यहाँ विज्ञापन सौंपने आए हैं, जिनको उनके परिजन को 50 लाख तौर पे मुआवजा देने के लिए, और उनके कोई भी एक भाई एक परिवार में सदस्य को सरकारी नौकरी या संविदा में है ना देने के लिए। हम आज 3 मांगों को लेकर हमारे कलेक्टर महोदय के पास आए हुए थे, जो हमारी प्रमुख मांगे हैं। पहले 2025 में हम लोग क्या बोलते हैं वेलफेयर बोर्ड के लिए हम लोग मांग किए थे प्रशासन से। हमको आश्वासन दिया गया था कि 3 महीने के भीतर हो जाएगा करके। आज 6 महीना बीत गया है, लेकिन किसी प्रकार से शासन प्रशासन से हमको आश्वासन फिर से नहीं मिला है। उसको याद दिलाने के लिए फिर से हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हुए थे। ये पहला वो हो गया। दूसरा, हमारे जो चालक भाई हमारे संगठन छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से जुड़े हुए, जिनकी घटना जिदम में गरियाबंद के आसपास हुई थी BMW गाड़ी के साथ में, तो BMW गाड़ी मालिक उनको इतना प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से मारपीट किए हैं, जैसे तैसे वहां से छूटकर फिर वो इंस्टाग्राम के माध्यम से वीडियो बनाकर उन्होंने अपना सुसाइड कर लिए उन लोग। और उनके घर में कोई नहीं है ऐसा जो उसके घर को चला सके। तो हमको प्रशासनिक रूप से मुआवजा उनसे मिलना चाहिए, उनके मालिक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे। क्योंकि चालक ही देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। हमको बोला जाता है देश का अर्थव्यवस्था का पहिया। एक ड्राइवर दिन रात जाके गाड़ी चला के आप लोग के बीच में, पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं दूध दही मलाई मिठाई दवाई से बस। आप देख सकते हैं कोरोना काल में 2020 में जब आया था, तो ड्राइविंग समाज था जो रात दिन अपने घर परिवार को छोड़कर देश की सेवा में सर्वप्रथम योगदान दिया है। लेकिन हमको किसी प्रकार से प्रशासनिक रूप से हमको सम्मानित नहीं मिला है। हमको सिर्फ हीन भावना का मतलब नाम से देखा जाता है, क्योंकि ड्राइवर समाज खाली चोर है। कभी कहीं भी जाओ तो मान सम्मान नहीं होता है। फैक्ट्री एरिया में हम लोग देखते हैं ना खाने की व्यवस्था है ना पीने की व्यवस्था है। दूसरी चीज और तीसरा मुद्दा हमारा ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे जितने जो ड्राइवर भाई हैं, सब के सब गाड़ी चलाते हैं, कहीं ना कहीं 12,000-14,000 रुपये की नौकरी करते हैं घर परिवार से दूर रहकर, और मालिक के द्वारा महीना 1.5 महीने में उन लोग का वेतन होता है। और इसके उपरांत हम लोग ये चाहते हैं प्रशासनिक रूप से कि सभी ट्रांसपोर्टर मोटर मालिकों से नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। इसमें क्या रहेगा कि जैसे कि हमारे जो चालक भाई हैं उनको पता चलेगा कि अपन इतना तारीख से ज्वाइनिंग किया है, इतना तारीख तक उसका लेखा जोखा हिसाब किताब है। अधिकतर हम लोग देखते हैं मालिकों की तरफ से पैसा का आनी लेन देन में बहुत दिक्कत परेशानी का हम लोग को चालक भाई को सामना करना। बिलासपुर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत तिफरा से राजीव गांधी चौक की ओर जाने वाले ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। दोपहर करीब 12:30 से 1 बजे के बीच बाइक सवार 2 युवक जब इस पुल से गुजर रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
यह टक्कर इतनी भीषण थी कि अनियंत्रित हुई बाइक के आगे चल रहा एक छोटा हाथी वाहन जा टकराई, जिससे मौके पर ही युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने घायल को तत्काल उपचार के लिए सिम्स अस्पताल भिजवाया और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू करवाया। हादसे के बाद से आरोपी वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की सघन जांच की जा रही है। थाना सिविल लाइन को भी एक सूचना प्राप्त हुई है कि जेपी वर्मा कॉलेज के पास एक बाइक और पिकअप के बीच टक्कर हुई है, जिसमें कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है और पुलिस मौके पर रवाना हो चुकी है और उसमें आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुड़ी के देउर भाठा मोहल्ले में भी बिजली विभाग की भारी लापरवाही के चलते एक 17 वर्षीय छात्र की असमय मौत हो गई। रविवार करीब 10 बजे जब हिमांशु साहू नामक किशोर अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी अचानक 11 केवी का हाई वोल्टेज तार टूटकर नीचे से गुजर रही लाइन पर गिर गया। इस तकनीकी खराबी के कारण मोहल्ले में फैले हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर किशोर बुरी तरह झुलस गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि इसी जर्जर लाइन की शिकायत में पूर्व में भी की गई थी, लेकिन विभाग ने समय रहते मरम्मत नहीं कराई, जिससे एक परिवार का चिराग बुझ गया। हादसे के दौरान कई घरों में शॉर्ट सर्किट से उपकरण भी जल गए। तो क्या हुआ, कल 9 बजे के करीबन सभी लोग, भाई और उसके जो फूफा लोग हैं मेरे, उन लोग सभी लोग खाना खाएं। खाना खाने के बाद हिमांशु था, वो लड़का खाना खाने के बाद बाहर में टहलने गया, तो उधर टहल ही रहा था, उतने अचानक जो 11 केवी का तार गया है वो अचानक टूट कर नीचे जो सर्विस केबल जो बिजली विभाग वाले लोग लगाए हैं उसी में गिर गया और उससे बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे पूरे मोहल्ले में सभी तार केबल सबका जल गया। और लगभग कितने घर का नुकसान हुआ होगा? पूरा मोहल्ले का, जितना देउर भाठा है करीबन 50 घर होंगे आराम से, उतने का सभी का स्विच केबल तार सब जल गया। और वो लड़का जो जहाँ टहल रहा था वही तार टूटा था और उसी में वो लड़का झुलस गया और उसकी वही मौके पर पूरा वो बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद सब लोग चीखे चिल्लाए मोहल्ले वाले लोग, तो फूफा लोग भी, मतलब मृतक के जो पिताजी है, माता जी है। मृतक का नाम क्या है? मृतक का हिमांशु नाम है, हिमांशु साहू। और पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है भुवनेश्वर साहू। कितने साल का है? मृतक 17 साल का था। पढ़ता था? हाँ, पढ़ता था। कौन सी क्लास? 10वीं क्लास में। उसके बाद फिर सब लोग, घर के लोग देखें कि क्या होगा ऐसा करके। उसके बाद जाकर देखे तो वहीं बेहोश पड़ा था। हाथ जो इस कलाई है वो पूरी तरीक़े से झुलस गया था, जल गया था। फिर उसको हम लोग सभी लोगों को सूचित किया, आसपास के लोगों को। फिर हम लोग गाड़ी लाए, गाड़ी में फिर बैठाकर सिम्स अस्पताल लाए, जहाँ पर डॉक्टर लोग उसको चेक किए और मृत घोषित कर दिए। क्या आग भी लग गया था गांव में? हाँ, गांव में भी कई जगह ऐसा चिंगारी हुआ था, जो कहीं और जो होते वही केबल वेबल सब में आग लगा था। और एक घटना करीबन 6 महीने पहले जब फसल की कटाई हुई थी तो एक घटना पहले भी हुआ था। तो मैं बोलना चाहता हूँ, ये सब बिजली वालों की एक लापरवाही भी हो सकती है, क्योंकि वो अच्छे से ज्वाइन किए होते तो ऐसा दुर्घटना आज नहीं होता। ये कब की घटना? दिन की घटना की? ये रात की है, करीबन 10 बजे की। 10 बजे? हाँ, 9 से 10। कल पानी वानी गिरा था, उसके हवा भी चली थी? नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं आया था, हल्का से हवा आया था, नाम मात्र के बराबर। अपना पूरा परिचय दे देंगे। मेरा नाम खिलेश कुमार साहू है, जो कि मैं ग्राम गुड़ी से हूँ और मृतक का मामा का लड़का हूँ। मृतक कहाँ का रहने वाला है? मृतक कुली का रहने वाला है, मगर वो हमारे ही गांव में गुड़ी में रहता था। 2 साल हो गया रहते। उसके पिताजी क्या करते हैं? उसके पिताजी सब्जी व्यापारी हैं छोटे से, जो कि छोटे बाजार जाकर सब्जी बिक्री करते हैं। और उसका एकलौता ही लड़का था
उसको खोने के बाद उसको बहुत दुख पहुंच रहा है। इधर बिलासपुर में एक चाय दुकानदार पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मंगला चौक निवासी चाय दुकानदार अजय पर प्रदीप पड्डू नामक व्यक्ति ने किसी धारदार वस्तु से हमला कर दिया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी अक्सर उसकी दुकान पर मुफ्त में चाय पीने आता था और पैसे मांगने पर वह विवाद करता था। घटना के दिन भी जब उसने चाय के पैसे मांगे तो आरोपी प्रदीप पड्डू ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की और अचानक धारदार वस्तु से हमला कर उसके चेहरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस जानलेवा हमले के बाद पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई और पूरे मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कोदूरन चर्च के पीछे रहने वाले अजय कुटे हैं, वो थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाएं कि उसी के मोहल्ले का रहने वाला धूरीपारा मंगला का प्रदीप वर्मा है। उसके ठेले पे आता है अजय के और चाय वगैरह मांगता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बात बन नहीं रही थी। आज जो है लोहे के वो था आर्टिकल था, उससे उसके नाक के पास में और माथे के पास में मारा है। आवेदन पे अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। चोट गंभीर प्रकृति की नहीं बताया गया है। कहीं कहीं पे बात ऐसी पता चली है कि उसके द्वारा चाकू से मारपीट करने के संबंध में स्टेटमेंट किया हुआ है। वो तथ्य सही नहीं है क्योंकि हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारपीट होना ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में भी आया है। आज के मेरे इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।